हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने पिछले कई हफ्तों से हीरोज रिबॉर्न की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली पूरी की पूरी दुनिया जो है रियलिटी वो बदल चुकी है। जहाँ पे हमारे माइटीएस्ट एवेंजर्स होने चाहिए थे, उनकी जगह स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका काम कर रही है, जिनको फिल कोल्सन यानी कि वहाँ का प्रेसिडेंट चला रहा है। और हमें अपने लास्ट एपिसोड में हीरोज रिबॉर्न के पता चला था कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मुफिस्टो शामिल है, जिसने फिल कोल्सन के साथ यहाँ पे डील करके इस पूरी की पूरी रियलिटी को चेंज कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि इस रियलिटी के अंदर ब्लेड मौजूद होता है और वो अपने साथ दूसरे हीरोज को जगाने की कोशिश करता है। और इस सब के अंदर वो थॉर, फीनिक्स, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका और स्टार ब्रांड को अपने साथ ले लेता है। और अब हम देखेंगे कि बेसिकली इतना बड़ा स्टोरी आर्क जो चलते हुए आ रहा था, जिसमें पूरी रियलिटी बदल के रह गई थी। हमने स्क्वाड्रन सुप्रीम के जबरदस्त किस्म के हीरोज के ऊपर अलग अलग स्टोरी आर्क्स देखे हैं। अब ये सारी चीजों का आज यहाँ पे कंक्लूजन होने वाला है। तो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और बहुत गौर से देखिएगा। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, इसी के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हमारी जो होती है प्रेसिडेंट के हाउस से होती है, यानी फिल कोल्सन के पास से, जो कि हमें बता रहा होता है कॉमिक्स के अंदर, मैंने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि मैं उड़ सकूं हवाओं के अंदर या दीवार के ऊपर क्रॉल कर सकूं या रेनबो ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए एसगार्ड पे चले जाऊं। लेकिन ये बात तो जरूर मानूंगा कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैं इन हीरोज को देखते हुए बड़ा हुआ। मुझे ये हीरोज बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन मैं कभी भी इन जैसा बनना नहीं चाहता था। मैं इनसे कुछ अलग ही बनना चाहता था। मैं बल्कि एक ऐसा शख्स बनना चाहता था जिससे गॉड को भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी हो। और अब मैं वो इंसान बन चुका हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर यहाँ पे जो है दरअसल शील्ड के कुछ लोग मौजूद होते हैं और साथ में कॉम्स के ऊपर बताया जा रहा होता है कि एक डेली ब्यूगल का फोटोग्राफर भी यहाँ पे मौजूद है और आपके रूम की तरफ से हमें अजीब और गरीब एनर्जी रीडिंग्स आ रही हैं। तो हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर जो इस यूनिवर्स के अंदर है, वो यहाँ पे कुछ तस्वीरें लेने के लिए व्हाइट हाउस में आया होगा। और यहाँ पे शील्ड के लोग भी मौजूद थे, जिसमें दरअसल मिस्टर फैंटास्टिक और द थिंग मौजूद थे। लेकिन हम देखते हैं कि फिल कोल्सन यहाँ पे सारे के सारे लोगों का काम तमाम करते हुए अपने हाथ में उस कॉस्मिक क्यूब को लिए हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि यस जेंटलमैन, मैंने इस मूवमेंट को संभाल लिया है। क्या मेरी गाड़ी तैयार है? यस सर प्रेसिडेंट कोल्सन, वो बिल्कुल तैयार है आपके लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से कोल्सन अपनी एक फ्लाइंग कार के अंदर बैठता है और कहता है कि फौरन जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के लिए कोर्स को सेट किया जाए। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे फाइटर जो है वो अपने सारे के सारे हथियारों के साथ तैयार रहें और मेरे सिग्नल का इंतजार करें। तुम्हारा टारगेट जो उसका नाम वकांडा है, जब तुम उसको देखोगे तो तुम जान जाओगे। तो स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका जो है ऑलरेडी उस साइड के ऊपर मौजूद हैं और कोशिश करना कि तुम लोग उनको हिट ना करो। लेकिन अगर तुम्हारे रास्ते में वो आए और उनमें से कुछ मारे जाएं तो वेल, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि दरअसल फिल कोल्सन जो है वो वकांडा को खत्म करने के लिए अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर निकल रहा है। और उसने ये भी कह दिया है कि अगर इनके रास्ते में यहाँ पे स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका आ जाएं तो उनको भी मार देना, क्योंकि वो अपने कॉस्मिक क्यूब के जरिए उनको दोबारा बना सकता है या दोबारा से रिबॉर्न कर सकता है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं अपनी हीरोज की फाइट के अंदर, जहाँ पे हमारा पैनल की शुरुआत यहाँ पे हाइपीरियन और थॉर के साथ होती है। तो यही से हाइपीरियन बोलता है कि तुम गॉड ऑफ थंडर हो ना, तुम वही हो ना जिसने शराब पी के मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर उल्टी कर दी थी। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा और स्पेसिफिक होके बताओ ना। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि हाइपीरियन अपनी आंखें चमकाना शुरू करता है और कहता है कि अच्छा, स्पेसिफिकली ये कैसा है, मैं तुम्हारे स्कल को न्यूक करके रख दूंगा जब तक तुम्हारा ब्रेन मेल्ट ना हो जाए, तुम्हारी नाक से बहना ना शुरू कर दे। तो वहीं से थॉर भी अपनी आंखें चमकाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास काफी एंग्री आईज है हाइपीरियन, लेकिन थॉर के पास तुमसे ज्यादा एंग्रियर हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि माया लोपेज की जो फीनिक्स है वो यहाँ पे पावर प्रिंसेस से लड़ रही होती है और कहती है कि एक और फीनिक्स, पिछली वाली को मार के मुझे काफी ज्यादा मजा आया था। तो वहीं से माया कहती है कि अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम्हें मजा आने वाला है पावर प्रिंसेस, अनलेस अगर तुम जलने को मजा कहती हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि जैसे फीनिक्स अपनी आग उसके ऊपर बरसाती है, पावर प्रिंसेस को उससे कुछ भी नहीं होता है और कहती है कि आओ फिर आजमा के देख लेते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम जो है वो अपने पावर प्रिज्म का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि स्टार ब्रांड से लड़ रहा है और कहता है कि मैं हमेशा अपने प्लेनेट को हर एक खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर से लड़ते हुए आया हूँ, वो बियॉन्ड द स्टार से भी होते हैं। लेकिन डॉक्टर स्पेक्ट्रम कभी किसी बच्ची से नहीं लड़ता है, चाहे वो स्टार ब्रांड ही क्यों ना हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्टार ब्रांड यहाँ पे डॉक्टर स्पेक्ट्रम से मुकाबला कर रही है। मतलब मेरे हिसाब से इस पूरी की पूरी टीम का जो एक पावर हाउस है वो डॉक्टर स्पेक्ट्रम ही है, जो कि अनोखे फीट कर सकता है। मतलब उसने यार ईगो द लिविंग प्लेनेट को टॉर्चर कर दिया था। उसने, हमने देखा था कि किस तरह से रॉकेट रकून से मुकाबला कर रहा था और वो रॉकेट रकून कोई आम रॉकेट रकून नहीं था। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये बच्ची जो है वो यहाँ पे भरम में बोलती है, मैं यहाँ तुमसे लड़ना भी नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस तुम्हें रुलाना चाहती हूँ जब मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगी, और ये सब मैं रॉकेट के लिए कर रही हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर जो है वो किसी और से नहीं बल्कि ब्लर से लड़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लर बहुत ज्यादा तेज है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो उससे भी कहीं ज्यादा तेज हैं।
और ब्लर बेसिकली शुरू में उससे मजाक करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से वो अपनी कैट पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है और ये काफी ज्यादा लेम लग रहा है। लेकिन पैंथर जो है जब उसको मुकाबला देने लगता है तो तब जाके उसको समझ में आती है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। और टिचाला बताता है कि ये वकांडा है ब्लर, और यहाँ पे पैंथर जो है वो वाइब्रेनियम और हार्ट शेप हर्ब से बनते हैं। ये कोई तुम्हारे आम पालतू पैंथर्स नहीं है। और तुम जानते हो ना कि वाइब्रेनियम का भी एक मीटियर हुआ करता था। यानी कि इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर के पास वाइब्रेनियम की वजह से जो है बहुत ज्यादा तेज भागने की पावर्स भी मौजूद हैं। तो इस रियलिटी के अंदर ब्लैक पैंथर एक तरह का स्पीडस्टर भी है, आप कह सकते हैं, और वो ये सब कर पा रहा है वाइब्रेनियम की वजह से। तो वहीं से ब्लर बोलता है कि ऑल राइट पैंथर, अब तुम मेरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो ना, चलो आओ रेस लगाते हैं ब्लैक पैंथर और देखते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लेड जो है वो किसी और से नहीं बल्कि नाइट हॉक से लड़ाई कर रहा है। तुम्हें इतनी ज्यादा इस बात को बिग डील बनाने की जरूरत नहीं है नाइट हॉक। मैं तो इस बात को भी समझ नहीं रहा हूँ कि तुम्हारे माइटी फ्रेंड्स आखिरकार तुमसे डरते ही क्यों हैं। तुम तो सिर्फ एक रिच किड हो जिसने अपनी परवरिश खुद करी है, उसमें क्या खास बात है। और वहीं से ब्लेड ये भी कहता है कि मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में शायद कोई ऐसा हार्ड दिन गया होगा जिसको तुम भूल नहीं पा रहे हो और इसी वजह से तुम ऐसे हो गए हो। लेकिन जब जिंदगी के अंदर रोज हार्ड डेज आते हैं तो तब जाके जो शख्स बनता है वो मैं हूँ मैं। लेकिन वहीं से नाइट हॉक उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो आज तुम्हारा जिंदगी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट दिन आने वाला है। और वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका अपनी बाइक के ऊपर उड़ते हुए जा रहे होते हैं और टिचाला कॉम से बोलता है कि टिचाला टू एवेंजर्स, अमेरिकन जेट जो है वो हमारे एरिया की तरफ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट खुद उसको चलाते हुए आ रहे हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं वो कोई हमारा डैम प्रेसिडेंट नहीं है और उसको मुझ पे छोड़ दो, उससे मैं निपट लूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो जहाज के अंदर वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने एक बूगी आ रही है। ये तो एक तरह की फ्लाइंग साइकिल है, ये आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और वहीं से अगला पायलट बोलता है कि डेनवर्स, क्या तुम्हारे पास विजुअल्स हैं। तो हम देखते हैं कि कैरल डेनवर्स यहाँ पे जहाज उड़ा रही होती है और कहती है कि हाँ मैं इसको देख रही हूँ, ये कैप्टन अमेरिका हैं। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात तुम कह रही हो, कैप्टन अमेरिका तो वर्ल्ड वॉर 2 से ही गायब हैं। क्या तुम एंगेज करने के लिए क्लियर हो। वो हमारे मुल्क का झंडा पहना हुआ है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपने मुल्क के झंडे के ऊपर शूट करने लग जाऊं। तो वहीं से कॉम से आवाज आती है कि तुम्हें ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं डेनवर्स प्रेसिडेंट की तरफ से, अगर तुम इनको नहीं मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसी तरह कोल्सन यहाँ पे अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद होता है उस ट्यूब को लेके बैठे हुए। लेकिन वहीं अगले पल कैप्टन अमेरिका उसकी गाड़ी के ऊपर आते हैं और उसकी छत फाड़ते हुए कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट मुझे आपसे बातचीत करनी है। तो वहीं से कोल्सन उनके ऊपर अटैक करता और कहता है कि ऑफ कोर्स कैप्टन, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहूंगा और वो वर्ड है गुड बाय। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं हाइपीरियन और थॉर की फाइट के अंदर, जो कि इस वक्त एक अनदर लेवल के ऊपर चल रही है, जहां हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ते लड़ते जमीन के ऊपर क्रैश करते हैं और हाइपीरियन थॉर को मारते हुए बोलता है मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो गॉड्स की जरूरत है वो वहाँ पे उसके पास पहले से ही मौजूद हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अवेंजर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हमारे माइंड्स के ऊपर अटैक कर रहे हो, हमें इस बात को कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हो कि इस दुनिया के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और इसके लिए मुझे अपनी एटॉमिक विजन को इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है कि तुम लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हो और कुछ नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि जब थॉर का हैमर वहां जमीन पे गिर जाता है तो हाइपीरियन उसको अपने विजन के जरिए मेल्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये हैमर किसी और चीज से नहीं बल्कि ऊरों से बना हुआ है और ये इतना आसान नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब हाइपीरियन यहाँ पे थॉर को बहुत ज्यादा पंचेस मार के उसकी पिटाई कर रहा होता है तो साथ अपने दिमाग के अंदर ये सोच भी रहा होता है कि थॉर का फेस तो इस हैमर से भी ज्यादा हार्ड लग रहा है, मैं जितनी तेजी से उसको पंचेस मार रहा हूँ उतने ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को ही हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वकांडा के अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि मेरी शक्तियों को ड्रेन कर रही है, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अगले पल थॉर जो है अपने ऊपर एक जबरदस्त किस्म की बिजली को समन करता है और कहता है कि ये अमेरिका नहीं है। क्या तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया है कि वकांडा किस चीज के ऊपर बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि किसी ना किसी की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है, मेरी जो है वो मीड है, बियर है, वाइन है, रम है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी वीकनेस के बारे में कोई अंदाजा है कि वो क्या हो सकती है। चलो गैस करके देखते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे हाइपीरियन को जो है थॉर जमीन के अंदर गाड़ देता है और हाइपीरियन जब से वकांडा के अंदर आया है वो कमजोर होना शुरू हो चुका है और थॉर उसके ऊपर आके अपना हैमर से एक जबरदस्त किस्म का ब्लो बरसाता है। और इसी तरह हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर और ब्लर की आपस में रेस लग रही है और कहता है कि तुम फास्ट हो कैटमैन, लेकिन इतने भी ज्यादा तेज नहीं हो कि मुझसे मुकाबला कर सको। मेरा तो शुरू से ये स्ट्रेटेजी है कि मैं लोगों को इतना ज्यादा दौड़ाता हूँ कि वो दौड़ दौड़ के थक जाते हैं और इन द एंड मैं जीत जाता हूँ। लेकिन वहीं पे जब ब्लर उसके आगे जा रहा होता है तो ब्लैक पैंथर उसके दोनों पैरों के ऊपर अपने पंजों से अटैक करता है और कहता है कि इस वक्त तुम्हारे दोनों पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, जिनको इस वक्त जो है सर्जरी की जरूरत है जबरदस्त किस्म की, ताकि तुम दोबारा जिंदगी में चल फिर सको। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैर फौरन जल्द से जल्द हील कर जाएं तो चुपचाप यहाँ पे पड़े रहो और अपने पैरों को हील करते रहो। तो वहीं से ब्लर बोलता है कि ओके ओके मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, वैसे भी तुम ठीक कह रहे हो, बिना पैरों के मैं हूँ ही क्या, मैं तो बिना पैरों के कुछ भी नहीं हूँ और मुझे सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं की है। लेकिन वहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही पैंथर्स के करीब आने की कोशिश करता है और वहीं पे हम देखते हैं कि ब्लर अपने हाथों को घुमा के वहाँ पे एक साइक्लोन बना के उसको दूर उठा के फेंकता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मजाक चल रहा है, तुमने मुझे एक तरह का जोक समझा हुआ है, ये मेरी जिंदगी, ये मैं और ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। लेकिन यहीं से अगर हम दूसरी तरफ स्टार ब्रांड
और डॉक्टर स्पेक्ट्रम के पास शिफ्ट हुआ तो यहाँ नजारा बिल्कुल अलग ही है। हम देख रहे हैं कि स्टार ब्रांड अपनी जबरदस्त किस्म की एनर्जी उसके ऊपर बरसा रही है और डॉक्टर की हालत काफी कमजोर हो चुकी है इस वक्त। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि स्टार ब्रांड अपनी एनर्जी से उस पूरे प्रिज्म को पिघला रही है और वो कहता है कि नहीं मेरा प्रिज्म, ये नहीं कर सकती हो तुम, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें रोना होगा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार ब्रांड दरअसल यहाँ पे उसके प्रिज्म को जला के राख कर देती है, बर्बाद कर देती है और डॉक्टर स्पेक्ट्रम यहाँ पे जमीन पे गिरके वाकई में रोना शुरू कर देता है और स्टार ब्रांड कहती है कि ये बहुत बेटर है। ऑल राइट, हुज नेक्स्ट? तो हम देख रहे हैं कि हम जिस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा बच्चा समझ रहे थे वही सबसे ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। डॉक्टर स्पेक्ट्रम को उसने पावर प्रिज्म ऐसे ही तोड़ दिया जैसे वो कुछ एक खिलौना था और डॉक्टर स्पेक्ट्रम को उसने जो बोला था यानी कि वो उसको रुलाएगी तो उसने रुला दिया है। मैं तो यहाँ से स्टार ब्रांड के सारे भरम्स को मान चुका हूँ। लेकिन इसे अगर हम फीनिक्स और पावर प्रिंसेस के पास शिफ्ट हों तो पावर प्रिंसेस अभी भी फीनिक्स के ऊपर भारी पड़ रही होती है और अपने मुख्तलिफ किस्म के अमेजोनियन वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उससे लड़ रही होती है। तो वहीं से फीनिक्स बोलती है कि अगर तुम मेरी मदद के लिए आ जाओ तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। और यहीं से अगर हम देखें तो ब्लैक पैंथर यहाँ पे ब्लेड के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है और उसको पंचेस वगैरह मार के ठिकाने लगा भी देता है। और वहीं से ब्लेड जो है नाइट हॉक से लड़ते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक आदमी हो और मैं एक आदमी से कुछ ज्यादा ही हूँ, चीजों को और ज्यादा बदतर बनाने की जरूरत नहीं है। तो नाइट हॉक बोलता है कि ब्लेड तुम एक वैम्पायर हो जो कि दूसरे वैम्पायर्स को हर्ट करता है, यही थे ना तुम इस दुनिया के बदलने से पहले, सही कह रहा हूँ मैं? तो ब्लेड बोलता है कि ओ तो मतलब तुम्हें याद है कि पहले दुनिया किस तरह से थी? तो बोलता है कि मैं नाइट हॉक हूँ, मैं इस बात को तो फिगर आउट कर ही सकता हूँ कम से कम। और अगले पल हम देखते हैं कि वो ब्लेड के सीने में अपना हॉकर रैंक घुसा देता है। क्या तुमने इस बात को फिगर आउट करने की कोशिश नहीं करी कि इस दुनिया में अब तक कोई भी वैम्पायर क्यों नहीं है हंट करने के लिए? चलो मैं तुम्हें गैस करके बताता हूँ कि क्यों नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि नाइट हॉक वहां पे उसको जोरदार एक बिजली का झटका देता है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ पे कैप्टन अमेरिका और कोल्सन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं तुम्हारे पास किसी किस्म का हेलिश कॉस्मिक क्यूब मौजूद है, इसके जरिए बहुत सी चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं और ये तुम हमें सब बता के रहोगे कोल्सन कि तुमने ये सब क्या किया है जब मैं इस दुनिया के अंदर दोबारा ऑर्डर कायम कर दूंगा। तो कोल्सन बोलता है कि ऑर्डर, मैं इस दुनिया के अंदर ऑर्डर लेकर आ चुका हूँ ऑलरेडी, द ऑल अमेरिकन काइंड। ये दुनिया हमेशा से जो है केओस के अंदर घूम रही थी जब से ही तुम लोग इस दुनिया के अंदर आए थे रॉजर्स। एवेंजर्स, अर्थ के मोस्ट ओवररेटेड हीरोज, इस सब को रोकना था ही। मैंने हीरोज को जो है मैजेस्टिक बना दिया है आम इंसानों से ताकि एक उनका कंपैरिजन रह सके और इस सब के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक छोटा सा सौदा करना पड़ा जिसके लिए मुझे अपना सोल बेचना पड़ा। ये एक बहुत छोटी सी कीमत एक परफेक्ट दुनिया बनाने के लिए। हेल मुफेस्टो। तो हम देखने के बेसिकली यहाँ पे कोल्सन ने जो है दरअसल मुफेस्टो से अपने सोल की डील करी है जो कि मुफेस्टो की नजर में एक सबसे बड़ी डील होती है और उसके बदले में वो किसी को कुछ भी दे सकता है। तो एक फेक रियलिटी बना देना मुफेस्टो के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कॉस्मिक क्यूब का इस्तेमाल कर रहा होता है और कैप्टन अमेरिका उसको रोक रहे होते हैं। और वहीं से कॉम से आवाज आती है कि डेनवर्स, क्या तुम अंधी हो चुकी हो? तुमने अभी हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर दिया है। तो डेनवर्स कहती है क्या वाकई में? मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होंगे और वो उस आदमी को खुद ही मार लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल कैरा डेनवर्स जो है वो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे पावर प्रिंसेस जब फीनिक्स से लड़ रही होती है तो उसके पीछे वहाँ पे स्टार ब्रांड आ जाती है और पावर प्रिंसेस कहती है कि बाय ऑल द गॉड्स, आखिरकार ये बच्ची तुम लोगों को कहाँ से मिल गई? तो फीनिक्स बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तो खुद उससे अभी मिली हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि स्टार ब्रांड और फीनिक्स की जोड़ी काफी ज्यादा पुरानी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फीनिक्स और स्टार ब्रांड दोनों मिलके सैंडविच बनाते हैं पावर प्रिंसेस का। मतलब पावर प्रिंसेस बीच में और दोनों आजू बाजू में जो है फीनिक्स और स्टार ब्रांड मिलके अपनी पावर्स को एक्सप्लोड करते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सी फीनिक्स और स्टार ब्रांड का सिंबल बना हुआ नजर आता है। मतलब ये कॉमिक जो है बिल्कुल ही अनदर लेवल के ऊपर चल रहा है पावर के हिसाब से। इससे पहले इतना ज़्यादा धमाका, इतनी एक्सप्लोजन हमने शायद ही किसी कॉमिक्स के अंदर देखी हो इतने बड़े लेवल के ऊपर। और इसी तरह थॉर बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है हाइपीरियन, हार मान जाओ, मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ। और यहीं से थॉर साथ में ये भी सोचता रहा होता है और हमें बता रहा होता है कि जब मैं इससे लड़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक सूरज से लड़ रहा हूँ, एक सूरज जिसके पास हाथ मौजूद हैं और वो हाथ उरो जितने सख्त हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मेरे हैमर को क्रैक कर देगा अपने पंचेस के जरिए, या मे बी वो मेरी बोन्स की आवाज आ रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हाइपीरियन थॉर को एक पंच मारता है जिससे उसका हैमर दूर जाता है और अगले पंच में थॉर दूर होता हुआ जाता है और हाइपीरियन कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि नाइट हॉक बोलता है कि बस ब्लेड तुम हार चुके हो, स्टे डाउन। तो ब्लेड बोलता है कि ये बातें तो मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ, मैं ही वो अकलौता शख्स हूँ जिसको इस बारे में पता चला था कि इस दुनिया के साथ कोई गड़बड़ मौजूद है। ये सारी की सारी फाइट मैंने ही शुरू करी है और मैं ही इसको खत्म भी करूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर सके वहां पे ऊपर से देखते हैं हाइपीरियन आता है और अपनी लेजर बीम से उसको जला के राख कर देता है। और नाइट हॉक बोलता है कि तुम बहुत बुरी हालत में लग रहे हो मार्क। वहीं से वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने अपने दोनों हाथों को तोड़ लिया है। ये लैंड, इस लैंड के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंज जरूर है जिसकी वजह से मेरे ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो नाइट हॉक बताता है कि वाइब्रेनियम, वो मीटरॉइड जो कि अर्थ के ऊपर आके गिरा था और उसके ऊपर इन लोग ने अपना होम वर्ल्ड बनाया था, इसके अंदर एक खतरनाक किस्म की रेडिएशन निकल रही है जो कि तुम्हें मारने के काबिल है।
तो हम देख रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल एक सुपरमैन वाला ओरिजिन इसको दे दिया है। मतलब हमें ये बताया जा रहा है कि हाइपीरियन की एक बहुत बड़ी वीकनेस मौजूद है। जिस तरह सुपरमैन की क्रिप्टोनाइट है, इस तरह हाइपीरियन की वाइब्रेनियम है। तो ये चीज़ मुझे जेसन एरन की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है कि उन्होंने कम से कम इतने ज़्यादा ओपी कैरेक्टर को एक वीकनेस तो दी है, और वो वाइब्रेनियम की वीकनेस, और जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से सूट भी कर रही है सारे के सारे सिनेरियो के ऊपर। तो वहीं से हाइपीरियन बोलता है कि तुम और तुम्हारे सीक्रेट स्काइल, मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुम हम दोनों को ही मरवाओगे। ये लोग कह रहे हैं कि इस दुनिया को बदला गया है, क्या ये बात सच है? तो नाइट हॉक बोलता है क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या अगर ये ऐसा है तो तुम फिर इनसे लड़ना कम कर दोगे? और उसी तरह देखते कि यहाँ पे उन लोगों ने बेसिकली पावर प्रिंसेस का काम तमाम कर दिया होता है और वो यहाँ बेहोश पड़ी होती है। तो ये देख के हाइपीरियन बोलता है कि नहीं, अगर वो एवेंजर्स हैं तो वो अपनी दुनिया के माइटीएस्ट हीरोज होंगे, हम यहाँ पे एक साथ खड़े होंगे जैसे हम हमेशा खड़े हुए हैं नाइट हॉक। तो नाइट हॉक बोलता है कि हाँ, इस अर्थ के ऊपर हमें कोई कंपेयर नहीं कर सकता है टुगेदर। तो फिर एक बार दोबारा हाइपीरियन हम एक साथ खड़े होंगे। तो हाइपीरियन बोलता है कि नो मैटर व्हाट इट टेक्स। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर आता है और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम लोग अब और कुछ नहीं करोगे, तुम लोग पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो और यहाँ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाले हो। और जब तक ब्लैक पैंथर जिंदा है तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और यही देखते हैं कि अगले पल ब्लैक पैंथर यहाँ पे हाइपीरियन के ऊपर आता है और अपने वाइब्रेनियम वाले पंजे उसके मुंह पे मारता है, और वहीं वो साथ में नाइट हॉक से भी लड़ रहा होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है कैप्टन अमेरिका उस गाड़ी के ऊपर मौजूद होते हैं और कहते हैं कि वो क्यूब, कोल्सन को वो क्यूब इस्तेमाल नहीं करने दो। तो कोल्सन बोलता है कि ये एक नई और बेहतर दुनिया है, मैंने इस दुनिया को ग्रेटेस्ट अर्थ बना दिया है और मैं इसको हमेशा वैसे ही बना के रखूंगा। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि वो गाड़ी जो कि यहाँ पे डिसबैलेंस हो रही होती है वो जमीन पे गिर के क्रैश करती है। और यहीं से हाइपीरियन बोलता है कि मैंने आज तक इतनी सारी जिंदगी ली है इस दुनिया को बचाने के लिए, इस वर्ल्ड को सेव रखने के लिए, तो क्या तुम मुझे कह रहे हो कि वो सारी की सारी जाने कोई मकसद नहीं रखती थी? क्या ये सब कुछ सच में है भी कि नहीं? तो वहीं से आवाज आती है कि ये सब कुछ बिल्कुल सच है और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि तुम इन सबको कभी नहीं भूलोगे, खासकर इस वाले को। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स यहाँ पे आते हैं और अपनी शील्ड हाइपीरियन के मुंह पे जोर से मारते हैं। तो अगर आपको याद हो तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी जो है वो भी वाइब्रेनियम की बनी हुई है। और अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था हाइपीरियन वाले के अंदर, जब कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स आके हाइपीरियन से मिलते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं तो हाइपीरियन को एक तरह का दर्द महसूस होता है, जैसे कैप्टन अमेरिका के पास एक गजब की स्ट्रेंथ मौजूद है। तो दरअसल वो शायद इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उस वक्त कैप्टन अमेरिका के पास छोटी सी अमाउंट के अंदर वाइब्रेनियम अपने साथ मौजूद था, और इसी वजह से हाइपीरियन जो है वो उसके आर पार भी नहीं देख पा रहा था, जिस तरह सुपरमैन जो है वो लेड के आर पार नहीं देख पाता अपने एटॉमिक विजन का इस्तेमाल करते हुए। तो अब आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेक सेंस कर रही होंगी कि हाइपीरियन उस वक्त कमजोर महसूस क्यों कर रहा था। और यहीं से अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फीनिक्स और स्टार ब्रांड दोनों एक साथ मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करके चैनल करती हैं और उस पूरे कॉस्मिक क्यूब को पिघला रही होती हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी रियलिटी बनी है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारे हीरो एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं तो नाइट हॉक बोलता है मैं तुम लोगों को इस बारे में याद दिला देना चाहता हूँ कि हमने एक बेहतर दुनिया बनाई थी, हम उसको सेफ रखने की हर एक कोशिश कर रहे थे, और इस बात को याद रखना कि तुम लोगों ने हमें चाहे रोकने की कोशिश क्यों ना की हो, तुम लोग शायद इसको रोक भी लो, लेकिन इन दी एंड मैं वो शख्स था जो कि अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। जो थॉर वहीं से अपना हैमर स्पिन करते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो आओ इस बारे में भी हम देख लेते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो क्यूब होता है वो पिघल रहा होता है और कोल्सन बोलता है कि नहीं, मेरा पेंडोमोनियम क्यूब, इसको तुम लोग बर्बाद नहीं कर सकते हो, मैंने इसको हासिल करने के लिए बहुत कुछ करा है, तुमने कहा था कि ये काम करेगा, तो आखिरकार मुफिस्टो ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मेरी मदद करो मुफिस्टो, तुम कहाँ हो? लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे वो क्यूब पिघलना शुरू होता है और वो बिल्कुल यहाँ से गायब होना शुरू होता है। लेकिन उसके गायब होने से पहले ही कोल्सन उसको पकड़ता है और उसके साथ वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और इसी तरह हम लोग एवेंजर्स माउंटेन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारी की सारी रियलिटी वापसी रिवर्ट बैक हो चुकी है। और यहाँ पे मैं ब्लेड बताता है कि मेरी आंख खुली चिड़ने बोल के अंदर और मेरे चारों तरफ यहाँ पे वैम्पायर्स मौजूद थे जो कि मुझे चीर फाड़ देना चाहते थे, लेकिन मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं वैम्पायर्स को देख के इतना ज़्यादा रिलीफ फील करूंगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि एवेंजर्स यहाँ पे बात कर रहे होते और कहते हैं कि ये आखिरकार किस किस्म की स्पेस वियर्डनेस है, मुझे स्पेस वियर्डनेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्या वाकई में हमें इस बारे में पता कि ये सच में वो है भी कि नहीं? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं जब मैं उसको यहाँ रात में कल सुला के गया था बेड पे तो ये सिर्फ एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी तरफ देखो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टार ब्रांड जो है इस रियलिटी के अंदर भी वो बड़ी हो चुकी है और कहती है कि अब अगली बार तुम में से किसी ने मुझे बच्ची कहा तो मैं उसको जो ब्रांडेड करके रख दूंगी। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल ये रियलिटी तो ठीक हो गई है, लेकिन स्टार ब्रांड क्योंकि उस रियलिटी के अंदर उसने एक टाइम गुजारा था तो वो बच्ची से बड़ी हो गई थी, तो जब ये रियलिटी रिवर्ट हुई है तो ये स्टार ब्रांड अभी भी बड़ी ही हुई है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने स्टार ब्रांड के कैरेक्टर को स्टोरी के जरिए बड़ा कर दिया है। अब हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में स्टार ब्रांड का हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है, जिस तरह हमने जेसन एरन वाली हीरोज रिटर्न की स्टोरी में देखा। लेकिन हमें ब्लेड यहाँ पे साथ में ये भी बता रहा है कि एवेंजर्स माउंटेन के अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा हो गया था जैसा कल रात था। एज फार एज आई नो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ याद नहीं था। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ ब्लेड ही ऐसा शख्स है जिसको ये सारी की सारी चीज़ें याद हैं।
और वो बताता है कि शायद मेरे पास एक सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ एक अच्छा कनेक्शन है और इसी वजह से मुझे वो मेफिस्टो की पेंडोनियम क्यूब के बारे में पता चल पाया और मैंने उनकी उस रियलिटी के अंदर एक फ्लॉ पकड़ पाया था। और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि कोई और मेरे जितना लकी है भी कि नहीं। मेरे ख्याल से इस चीज़ के लिए लकी वर्ड इस्तेमाल करना तो वो सही नहीं होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डेली ब्यूगल के बाहर एक आदमी आसमान के अंदर उड़ रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि हाइपीरियन है। और पीछे स्पाइडरमैन आके पूछता है, हे ड्यूड, क्या तुम खो गए हो? तो कहता है कि हाँ आई सपोज मैं यहाँ पे शायद खो ही गया हूँ। तो कहता है वेल ये कोई नई बात नहीं है, न्यूयॉर्क के अंदर अक्सर लोग आते हैं और वो खो ही जाते हैं। तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से तुम तो वो स्क्वाड्रन सुप्रीम वाले गाय हो ना, और हम इससे पहले कभी मिले नहीं हैं। तो हाइपीरियन बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने ओल्ड फ्रेंड को ढूंढ रहा था, लेकिन लगता है कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इसी तरह हाइपीरियन वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वहीं से ब्लेड बताता है कि कोल्सन जो है वो डिसअपियर हो चुका है और इस वक्त स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका का जो स्टेटस है, उसके जो बचे कुचे लोग हैं वो भी इस वक्त अननोन है। और इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रिजन के अंदर यहाँ पे ब्लर को पकड़ा हुआ है और कुछ एजेंट उससे पूछते हैं कि हम तुमसे दोबारा नहीं पूछेंगे, आखिरकार तुम हो कौन, हमें सच सच बताओ। तो वो कहता है कि मेरा नाम स्टैनली स्टीवर्ट है, वो लोग मुझे ब्लर के नाम से बुलाते हैं, द फास्टेस्ट मोटेड लाइफ। मैं तुम लोग को दिखा सकता हूँ कि वो मुझे क्यों कहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ थोड़ा हिलने की जरूरत है। इस बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो लोग इस कोल्सन के प्लान का हिस्सा थे। ऐसा लग रहा है कि कोल्सन ने सिर्फ इन लोगों का इस्तेमाल करा था प्यादों की तरह। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे साथ में जो दूसरे और लोग हैं, डॉक्टर स्पेक्ट्रम हो गई, पावर प्रिंसेस हो गई, उन सबको भी इन लोगों ने पकड़ के गिरफ्तार कर लिया है और उनके बारे में भी किसी के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये एजेंट्स बता रहे हैं कि स्टैनली स्टीवर्ट नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं है, ना ही इसके कोई फिंगरप्रिंट्स है और ना ही कोई रिकॉर्ड है। आखिरकार कोल्सन को ये सारे के सारे लोग मिले तो मिले कहाँ से? तो वहीं से ब्लर बोलता है कि मे भी तुम लोग हमें वापसी वहाँ भेज दो, मे भी तुम हमें हमारे उस दूसरी दुनिया के ऊपर भेज दो प्लीज। वहाँ पे लोग मुझे पसंद करते थे, आई स्वेयर वो मुझे बहुत पसंद करते थे। वहीं से ब्लेड बोलता है कि मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है कि आखिरकार मैं एवेंजर्स को इस बारे में कैसे बताऊंगा। और ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उनको बताऊं कि जब दुनिया के अंदर एवेंजर्स नहीं होंगे तो वो दुनिया कैसी बन जाएगी। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे व्हाइट हाउस की बिल्डिंग के ऊपर नाइट हॉक बैठा होता है। ये कोई गलती नहीं हो सकती है, वो एक दुनिया थी जो कि एक सेंस बना रही थी और वो दुनिया में दोबारा बना के रहूंगा, चाहे वो काम मुझे अकेला ही क्यों ना करना पड़े। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल नाइट हॉक भी वापसी आ चुका है, लेकिन उसको वो सारी की सारी बातें याद हैं कि वो दुनिया कैसी थी पहले और वो किस दुनिया से आया है। और अब वो कह रहा है कि वो उस दुनिया को दोबारा वैसा ही बना देगा जिस तरह वो उस दुनिया के अंदर मौजूद था। लेकिन वहीं से ब्लेड बताता है कि एक चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा सर्टेनली जानता हूँ कि ये एक तरह का अटैक था, एक इतना ज़बरदस्त किस्म का अटैक जिसने हमारे प्लेनेट की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। और ये अटैक सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि इस प्लेनेट के ऊपर से एवेंजर्स का नामो निशान मिटा दिया जाए। तो मैं अब यही सोच रहा था कि जब इसका फॉलो अप अटैक होगा, जो कि मैं जानता हूँ कि ज़रूर होगा फ्यूचर के अंदर, तो वो आखिरकार कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और मेरे अंदर से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये सवाल मुझे खुद जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और जब मुझे इसका जवाब मिलेगा तो शायद मैं उसके ऊपर अफसोस ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था तो उससे अगला अटैक वो और कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हम एक हेल जैसी डायमेंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मेफिस्टो हमें बता रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम लोग क्या सोच रहे होगे। मेरा मिनियन जो है जिसके ऊपर मैंने विश्वास करा और जिसको मैंने अपना ऑल माइटी हेल हाइड्रोन दिया ताकि वो कर सके जिसके जरिए हमारा नाम ऊंचा हो सके, लेकिन वो तब भी उसके अंदर फेल हो गया है और अब उसके लिए उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और इस तरह हम देखते हैं कि मेफिस्टो ने यहाँ पे फिल कोल्सन को अपने पास कैद कर लिया है और वो कहता है लेकिन ये मोमेंट हमारे पास अभी इन बातों के लिए नहीं है, ये मौका आज हमें मिला है ताकि हम एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ सकें। फ्रॉम अक्रॉस द रेड गल्फ्स बिटवीन हेल, मैंने तुम सबको ये दिखाने के लिए बुलाया है कि अगर सिर्फ एक मेफिस्टो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे तो वो क्या क्या कर सकता है। तो अब इमेजिन करो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर कि हम सब मिलके क्या क्या अकॉम्प्लिश कर सकते हैं जब हमारे पास 615 मेफिस्टोस और होंगे। हेल मेफिस्टो, हेल द काउंसिल ऑफ रेड। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे मेफिस्टो ही इस सब का मास्टरमाइंड था और मेफिस्टो ने जो अभी इतना बड़ा प्लान चलाया, जो हमने पूरा इवेंट देखा हीरोज रिबॉर्न का, वो तो बस अभी शुरुआत थी। अभी जो मेफिस्टो का असली प्लान है, जो मेगा माइंड है उसका, वो अब यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेफिस्टो अकेला नहीं है बल्कि उसने अपने जैसे 615 मेफिस्टोस और यहाँ पे बुला लिए हैं। तो अगर हम इन टोटल बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 616 मेफिस्टोस हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर मेफिस्टो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है। और ये जो डॉग जैसा मेफिस्टो था जिसको हम देखते आ रहे हैं, शायद ये मेफिस्टो हमारी वाले यूनिवर्स का नहीं था, तभी ये इस तरह से अलग दिख रहा है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का मेफिस्टो कैसा है हम उसको जानते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग मेफिस्टोस मौजूद हैं, जिसमें से कुछ फीमेल्स भी हैं, जिसमें से कुछ मेल भी हैं, और उसमें से अगर आप नोटिस करें तो एक पिग जैसा यानी एनिमल भी है। तो इसके साथ हमारी यहाँ पे आज की स्टोरी ये ख़त्म होती है, लेकिन स्टोरी के ख़त्म होने के साथ हमारे पास अभी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए जो अभी हम करेंगे भी। तो सबसे पहले मैं अगर हीरोज रिबॉर्न और हीरोज रिटर्न का जो आज का हमारा स्टोरी आर्क था उसकी ओवरऑल बात करूँ
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जेसन एरन ने इस स्टोरी को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस स्टोरी को वेल बिल्ड करा है और उसको जल्दी जल्दी में नहीं लिखा है, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म से मेक सेंस कर रही है और एक ऐसा सेंस दे रही है जिसको पढ़ के हमें मज़ा आ रहा है, एक सेटिस्फाइड फीलिंग आ रही है। खासकर अगर हम स्टोरी को बात करें, जिस तरह से इसको एंड किया गया है एक बहुत ही बड़े नोट के ऊपर, जिससे हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर में जो है ये इवेंट कंटिन्यू होगा और एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम सिर्फ अब एवेंजर्स को नहीं बल्कि शायद एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और हर एक बड़ी टीम को देखें। क्योंकि ये सारा का सारा कांड जो इतना खतरनाक किस्म का था, जिसके ऊपर इतना बड़ा पूरा स्टोरी आर्क बन गया, एक मुफिस्टो कर रहा था। अब जब अंदाजा लगाइए, जब 616 यानी 616 मुफिस्टोस एक साथ मिलके काम करेंगे तो क्या होगा। अब अगर आप बहुत बड़े कॉमिक फैन हैं मार्वल कॉमिक्स के, तो आपके दिमाग के अंदर एक घंटी तो ज़रूर बजी होगी जब आपने ये नंबर देखा, यानी कि 616। और अगर आप इस आखिरी पैनल के ऊपर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 615 को जो है बहुत ज़्यादा बोल्ड और बड़ा करके दिखाया गया है, और ये अब मुफिस्टो अपने अलावा बता रहा है, यानी इस वाले मुफिस्टो को मिला के टोटल 616 मुफिस्टोस यहाँ पे शामिल हैं जो कि काउंसिल ऑफ रेड के अंदर मौजूद हैं। तो इससे तो एक बात हमारे सामने आती है कि हम जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो रियलिटी चल रही है वो रियलिटी अर्थ 616 कही जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 616 का एक छोटा सा रेफरेंस हमें देने की कोशिश की जा रही हो, या फिर वाकई में हमें पता चलेगा कि इस अर्थ को 616 क्यों कहा जाता है। और ये सारे के सारे 616 जो मुफिस्टोस हैं वो हर एक अपनी रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह अर्थ 1, अर्थ 2, अर्थ 3 और इस तरह अर्थ 616 तक हो सकती है। और इस वक्त हम जो सारी स्टोरीज पढ़ते हैं वो अर्थ 616 की पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि जेसन एरन वाकई में एक बहुत ही बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमें आगे जाके अब इसका आहिस्ता आहिस्ता टीज मिलने शुरू होंगे अपने अलग अलग दूसरे कॉमिक्स के अंदर। और आई होप जैसे इसके हवाले से कोई और अपडेट आती है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के ज़रूर कवर कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्क्वाड्रन सुप्रीम के हवाले से, तो स्क्वाड्रन सुप्रीम को बहुत ही शानदार तरीके से इस कॉमिक्स के अंदर राइट किया गया था। हर एक कैरेक्टर के ऊपर जो उन्होंने एक अलग इशू दिया था, उससे एक बहुत ही अच्छा काम ये हुआ था कि हम हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे वे में जान पाए थे, और साथ ही साथ वो जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं उसको भी हमें जानने का उनके नज़रिए से मौका मिला। और अब हम देख रहे हैं कि स्क्वाड्रन सुप्रीम के जो लोग हैं वो अभी हमारी रियलिटी के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जो हैं उनके पास उनकी पावर्स नहीं है, कुछ जो है उनको कैद कर लिया गया है और कुछ जहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ यानी कि नाइट हॉक जो है उसको सब कुछ याद भी है और वो सब कुछ पहले जैसा करना भी चाहता है। तो अब हम देखेंगे कि स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका हमारी इस रियलिटी के अंदर करते हैं तो क्या करते हैं, और क्या ब्लेड वो सारी की सारी बातें एवेंजर्स को बताएगा कि उस रियलिटी के अंदर क्या हुआ था और उनको आगे किस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में पता चलेंगी, क्योंकि अभी ये रिसेंट कॉमिक है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह आप एक क्लिफ हैंगर के ऊपर अटके हुए हैं, उसी तरह मैं भी आपके साथ एक क्लिफ हैंगर पे अटका हुआ हूँ। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क कैसा लगा, हीरोज रीबॉर्न, हीरोज रिटर्न का आज का इशू आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्योंकि इसको मैंने बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और आप लोग के साथ फ़ौरन शेयर भी करी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इस वीडियो के ऊपर हम लाइक टारगेट सेट करने वाले हैं जो कि 800 लाइक्स का होने वाला है। अब मैं जानता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट है, लेकिन तुम लोग वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और उनको भी कहो कि इस वीडियो को लाइक करें, और बस फटाफट इसके ऊपर 800 लाइक्स ले आओ। और जब इसके ऊपर 800 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं इसकी एक फॉलो अप वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें हम इसको और अच्छी तरीके से डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को एंजॉय करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की ऑसम इवेंट्स को कवर करते ही रहते हैं। और इसके अलावा हम मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को भी फॉलो कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, जो कि हमने 2000 से स्टार्ट करी थी, और अब हम उस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए 2010 के कॉमिक्स तक को कवर कर चुके हैं। तो अगर आप हमारी मार्वल कॉमिक्स की यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्वल कॉमिक्स का डेली डोज आपको इस चैनल के ऊपर मिलता ही रहे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सवाल है या मुझे आप पर्सनली जानना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे डीएम्स हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं इसी तरह की एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।